हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। ठीक है, ये सीटेट का ही क्वेश्चन पेपर है आपका। लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ था ये उसका पेपर है। तो लेवल 2 का सीडीपी सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील कक्षा का मतलब होता है शिक्षा का जिसमें आप बच्चे जो होते हैं ना वो खुद से अपना मीनिंग निकालें, जिसमें बच्चों को एक प्रोग्रेस जो है उसकी तरफ आप बच्चे को पुश करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है ना, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने अर्थ की रचना खुद करता है। मान लीजिए आपने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, लेकिन उसके बाद बच्चा क्या करेगा, अपने गोल तक खुद से पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब इसमें आपसे पूछा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को आप किस फॉर्म में देखते हो, इनोसेंट और डिपेंडेंट नहीं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इनोसेंट तो मासूम बच्चे होते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हुआ। कंप्लाइंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, केवल ऐसे बच्चे जो पैसिव फॉर्म में बैठे रहे। इस केस में क्या होता है, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है उसमें बच्चा हमेशा एक्टिव होता है। ठीक है, आप एक लेक्चर मेथड से बच्चे को इसमें नहीं पढ़ा सकते कि आप टीचर क्लास में आया पोडियम पे खड़ा होके एक प्रॉपर लेक्चर दिए और फिर वहां से चले गए, ये चीज इसमें एक्टिव नहीं होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है कि कंप्लाइंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज नहीं होता है। बच्चा ओनली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, सारी चीजें इसमें कैसी होती है, मर्ज होती हैं। नॉलेजिएबल मीनिंग मेकर्स, बिल्कुल सही बात है। बच्चा इसमें कैसा होता है, नॉलेजिएबल, यानी कि अपने ज्ञान को वो हर स्टेप पे क्या करते हैं, इम्प्रूव करते चलते हैं। ये ऐसे बच्चे नहीं होते जो एक बिलो द एवरेज हो या एवरेज बच्चे हों जिनको थोड़ा बहुत सिखाया और उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया। वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, कमजोर तो इस जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसमें कमजोर बच्चे तो हो ही नहीं सकते ना, तो वैसे ही गलत हो गया। एंड इन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन, और जिनको सुरक्षा की जरूरत हो, नहीं, ये वो बच्चे नहीं होते। कौन से बच्चे होते हैं, जो नॉलेजिएबल होते हैं और मीनिंग मेकर्स होते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से वो अपनी पूरी नॉलेज को नए तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। जब बच्चे जो होते हैं उनके लिए कक्षा में जब आप फीडबैक देते हो, लेट सपोज किसी बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आपको उसका रिप्लाई किया, जवाब दिया, तो आप उस बच्चे को कुछ तो फीडबैक देंगे कि जवाब अच्छा दिया या जवाब में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो जो फीडबैक होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, इट असाइंस कंपेरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट, बच्चे को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करेगा। मतलब अब मान लीजिए किसी बच्चे को किसी भी चीज के रिगार्डिंग फीडबैक दे रहे हैं, तो उससे क्या बच्चे में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। फीडबैक कब दिया जाता है, अगर मान लीजिए बच्चे ने कुछ खराब आंसर दिया जहां उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, या तो वो बच्चे के लिए रेमेडियल मेथड हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जिससे वो अगली बार भी क्लास में क्या हो सके, अटेंडिव होके अपनी प्रेजेंस दिखा सके। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, सीखने की गतिविधि के दौरान और बाद में भी। लेट सपोज आप क्लास में कोई टॉपिक बच्चे को बता रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में कई क्वेश्चंस होते हैं जो पुट किए जा सकते हैं, बच्चा क्या करेगा, ऑन द स्पॉट उन क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो ये होता है अकर्स ड्यूरिंग, मतलब जब आप बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं, लर्निंग एक्टिविटी जब चल रही है तब भी आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चा आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। देन यू कैन ऑल्सो गिव फीडबैक। दूसरा, आपने मान लीजिए बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, देन यू कैन टेक सम टेस्ट और यू कैन आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस। तो उसमें क्या होता है, आप बच्चे को उन आंसर्स के रिगार्डिंग बच्चे को फीडबैक दे सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इट फोकसेज ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर व्हाट दे कैन डू, ये इस चीज पे फोकस रहता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि बच्चा क्या कर सकता है, नहीं। जो फीडबैक होता है ना वो हमेशा इस चीज पे फोकस रहता है कि बच्चा क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन अचीव। ठीक है, आप अगर बच्चे को थोड़ी सी भी हेल्प करेंगे या बच्चे को थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो व्हाट ही कैन अचीव इन हिज लाइफ। क्लियर। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं, ये समेटिव असेसमेंट पे कभी भी बेस्ड नहीं होता है। ये जो लाइन है ये क्लियरली कह रही है कि ये समेटिव असेसमेंट है। कैसे, इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर एंड में कौन सा एग्जाम होता है, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट नहीं, इसमें मेनली फोकस किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। टाइम टाइम पे बच्चे को आप फीडबैक देते हो जिससे बच्चे को जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ही कैन इंप्रूव हिमसेल्फ। ओके, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कन्फर्म द जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी इंक्रीजेज। जो किशोरावस्था होती है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि विकास की 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होती है एडोलेसेंस, ये एज होती है आपकी 16 to 18। 0 से 6 होती है आपकी शैशवावस्था, 6 to 12 होती है आपकी चाइल्डहुड जिसे बाल्यावस्था बोलते हैं, एंड 12 to 18 इज सॉरी दिस इज नॉट 16 to 18, दिस इज 12 to 18। ये कौन सा होता है? एडोलेसेंस। ठीक है, तो जो किशोरावस्था है उसके दौरान जो जेंडर अपेक्षा है उसके अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कैसे? मान लीजिए जब आप एडोलेसेंस स्टेज में आते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे लड़की है तो लड़की के ऊपर कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि घर का काम संभालो, घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, लड़कों से एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो घर से बाहर निकलेंगे, पैसे कमा के लाएंगे। लड़कियां जो है वो रो सकती हैं, लेकिन लड़के जो है वो इस एज में आके नहीं रो सकते। क्यों? क्योंकि वो लड़के हैं। तो ये क्या होती है? जेंडर एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड फॉलो कन्वेंशंस। और आपको कुछ परंपराएं जो है वो फॉलो करनी होती हैं। जैसे फेमिनिटी अलग होती है जो स्त्रीत्व परंपराएं हैं, और जो मस्कुलिनिटी यानी कि पुरुषत्व जो परंपराएं होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती हैं। बिकॉज जेंडर एंड जेंडर रूल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, क्योंकि जो जेंडर होता है और जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ आपसे पूछा है जेंडर एंड जेंडर रूल्स, ये कभी भी बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं होता है। बायोलॉजिकली जो चीज डिटरमाइन होती है दैट इज ओनली सेक्स, कि बच्चा जो है वो मेल है या फिर फीमेल है। ये सिर्फ बायोलॉजिकली डिटरमाइन होता है, क्योंकि अगर एक्स एक्स होगा तो क्या होती है? गर्ल, और अगर एक्स वाई होगा तो क्या होता है? बॉय। ठीक है, तो ये जो चीज है दिस इज ओनली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकली। बट सोशली कौन सी चीज डिटरमाइंड होती है? जो हम ये कन्वेंशंस जो चीजें होती है ना, जहाँ पे हम परंपराएं लागू कर देते हैं। यहाँ क्या है? जेंडर रूल। जेंडर रूल मतलब लड़का ये काम करेगा, लड़कियां ये काम करेंगी। दिस इज डिसाइडेड बाय ओनली सोसाइटी। ये कौन सा होता है? सोशली डिटरमाइन होता है, ना कि बायोलॉजिकली। तो ये क्या हुआ? गलत हो गया। लेकिन जो एडोलेसेंस होती है उसके दौरान जो ये प्रेशर बनता है, ठीक है, कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो परंपराएं होती हैं फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी को लेके, ये बिल्कुल सही है कि आपको जब 12 से 18 के एज ग्रुप में जब आप आते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्पोज की जाती हैं कि आप लड़के हो तो आप ये करोगे, आप लड़की हो तो आप ये करोगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जेंडर और जेंडर रोल्स जो है वो बायोलॉजिकली नहीं, वो सोशली डिटरमाइन होते हैं। केवल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जो बायोलॉजिकली होता है। तो यहाँ क्या है? ए तो सही है लेकिन आर गलत है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। आई रिपीट, जो किशोरावस्था होती है वो विकास की 3rd स्टेज होती है। इसके दौरान जो जेंडर अपेक्षा होती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, उसके हिसाब से जो मस्कुलिनिटी होती है और जो फेमिनिटी होती है उनकी परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ता है। बिल्कुल फैक्ट है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं कभी भी जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती, ये हमेशा कैसे निर्धारित होती हैं? सामाजिक रूप से। क्लियर? नेक्स्ट इज सुनीता ए 12-year-old गर्ल। सुनीता एक 12 साल की लड़की है। शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, मतलब उसके अंदर क्या है? संगीत को लेके बहुत ज्यादा स्पेशल कैपेबिलिटी है। बोथ हर पेरेंट्स आर एकम्प्लिश्ड सिंगर। उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही कैसे हैं? एक प्रो मतलब सिंगर हैं, एक एकम्प्लिश्ड सिंगर है, मतलब फेमस सिंगर्स हैं। एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल। और उन्होंने क्या किया? सुनीता को अपनी आवाज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए क्या किया? ट्रेनिंग के लिए स्कूल के बाद भेजा। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज है, वो जो क्षमता है उसके अंदर, सुनीता के अंदर, वो किन जो फैक्टर्स हैं उनका मतलब अंतःक्रिया का परिणाम है। कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो उस सुनीता के अंदर काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिक मेकअप। तो यहाँ आपने एक चीज सुनी होगी, जो वुडवर्थ हैं उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो हेरिडिटी होती है और एनवायरनमेंट होती है, ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी बच्चे की एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली। सुनीता कितने साल की है? मात्र 12 साल की। ठीक है, अब वो किसमें एक्सपर्ट है? म्यूजिकल एबिलिटी, यानी कि उसको संगीत जो है वो बहुत अच्छे से आता है। क्यों आता है? पहला बायोलॉजिकल फैक्टर यहाँ काम क्या किया?
कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना, यानी कि हेरिडिटी काम की, कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड सिंगर हैं। लेट्स सपोज अगर किसी के पेरेंट्स मैथ में जो है वो लेक्चरर है, उनकी मैथ बहुत अच्छी है, तो बच्चे के अंदर बायोलॉजिकली मैथ को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है, बहुत क्विकली सॉल्व करना, ये सब ट्रांसफर हुआ। सो दिस इज एकम्प्लिश्ड, यानी कि बायोलॉजिकली वो चीज ट्रांसफर हुई। लेकिन अब मान लीजिए किसी के पेरेंट्स, यानी कि यहाँ पे सुनीता के पेरेंट्स ने क्या किया, और अच्छी म्यूजिक पे कमांड करने के लिए उसको क्या किया, स्कूल के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो उस केस में उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी मिला। यहाँ पे चीज बायोलॉजिकली ट्रांसफर हुई, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स एकम्प्लिश्ड सिंगर हैं, तो जीन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। दिस इज योर हेरिडिटी। व्हाट इज एनवायरनमेंट? कि वो ट्रेनिंग के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रही है जहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। एक तो घर में भी उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा क्योंकि पेरेंट्स सिखाएंगे। जब वो स्कूल से घर वापस लौट के आएगी, जब स्कूल के बाद वो ट्रेनिंग के लिए जाएगी, वहां पे तो प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये इसका एनवायरनमेंट है। सो दिस इज हेरिडिटी एंड दिस लाइन इज एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कौन सी कैपेबिलिटी मेनली काम कर रही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़के भी म्यूजिक में एक्सपर्ट होते हैं और लड़कियां भी म्यूजिक में एक्सपर्ट होती हैं। जेनेटिक मेकअप, ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी में जो जेनेटिक मेकअप है उससे डिसाइड होता है कि आप किस चीज में अच्छे तरीके से आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, नहीं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। न्यूट्रिशन जो होता है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेक्स यू ए परफेक्ट पर्सनैलिटी, ठीक है, ये पर्सनैलिटी में काम आता है। मैचुरेशन, मैचुरेशन इज नथिंग एल्स, इट शोज ओनली हाउ मैच्योरली यू डील द सिचुएशन, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द सोसाइटी। ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है और डेवलपमेंट, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Next is sensitive periods are those time periods during which certain are especially important for course of normal development। यानी कि जो sensitive period होता है वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान कुछ निश्चित जो होते हैं फैक्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? तो यहाँ क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एथनिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हेरिडिटी फैक्टर्स। यानी कि जो सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील अवधि जो होती है, वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आएगा, एथनिक फैक्टर्स आएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएगा या हेरिडिटी फैक्टर्स आएंगे। एक बात समझिए, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है, ये क्या होता है आपका, अर्ली चाइल्डहुड इज योर 3 to 6 ईयर। क्लियर? इस एज में लैंग्वेज जो होती है उसको लेके एक सेंसिटिव पीरियड इसको माना जाता है। अगर आप बच्चे को इस एज में लैंग्वेज के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चा अपने आप को उस लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रो कर सके, आप वहाँ पे उस बच्चे से लैंग्वेज को लेके बात कर सकें, तो बच्चे का जो सेंसिटिव पीरियड एक बोला जाता है ना, कि अगर उस सेंसिटिव पीरियड इज नथिंग एल्स, इज जस्ट लाइक कि आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें बच्चा अपने आप को प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए। ठीक है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको गोद से नहीं उतारते तो उस केस में क्या होता है, उनको चलना नहीं आता। दैट इज ऑल्सो ए सेंसिटिव पीरियड कि आप बच्चे को उतारिए, जब बच्चा छोटा होता है उसको गोद से उतारिए, उसको खुद से क्रॉल करके चलने दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को लेके सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं। ये क्या होता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, कि आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए कि बच्चा उस चीज में प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए। तो यहाँ क्या है, सेंसिटिव पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। एथनिक फैक्टर्स कोई फैक्टर नहीं होता है, हेरिडिटी फैक्टर होता है, जो आपके जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये भी आपका जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट ए टीचर शुड। बच्चे के अंदर जो समालोचनात्मक चिंतन होता है उसको विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए।
आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस विच कैरी सिंगल आंसर्स। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दे कांट नेवर इम्प्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू विल बी सेइंग दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। एमसीक्यूज जो होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे क्या होते हैं, क्लोज एंडेड। इनका सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिसमें आप बिल्कुल फ्री बर्ड होके अपने जितने भी विचार हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिख पाएं, ठीक है। अपनी जो थिंकिंग है उसको एक पेपर पे लिख पाए या फिर अपने तरीके से वर्ड्स में फ्रेम कर पाएं, क्लियर। जहां पे आप ये समझ पाएं कि प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, ये चीज पॉजिटिव है तो क्यों है, ये चीज नेगेटिव है तो क्यों है। डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस नहीं। अगर आप बच्चे को डिस्करेज कर देंगे, मान लीजिए कोई बच्चे होते हैं क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता तो वो खड़े होकर पूछ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चों को डिस्करेज नहीं कर सकते कि अगली बार से वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही ना। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस दीजिए जिसमें बच्चा क्या करे, अपने खुद का निष्कर्ष निकाले। इन्फेरेंस क्या होता है, किसी भी चीज को लेके निष्कर्ष निकालना। व्हाट इज निष्कर्ष, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट होते देखा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक निष्कर्ष निकालते हो। मान लीजिए आपने लैब में लिटमस पेपर को लेके कोई टेस्ट होते देखा, तो आप क्या करेंगे, एक निष्कर्ष निकाल देंगे कि जो लिटमस पेपर होता है एसिड में वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है, तो दैट इज योर निष्कर्ष ओनली, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मतलब बच्चे अपने तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, दैट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल थिंकिंग। अवॉइड क्वेश्चंस विच नीड इन्फेरेंस एंड एनालिसिस नहीं। एनालिसिस जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी एनालिसिस में। सो एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्या होते हैं, आपके क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। समालोचनात्मक थिंकिंग कुछ नहीं होती, सिर्फ इतना होता है जहां पे बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाए। कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसको प्रॉपर तरीके से वो ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को लेके एक निष्कर्ष निकाले यानी कि इन्फेरेंस निकाले, फिर उस चीज को अपने ही वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। Next is a teacher asks herself, how can I provide experiences that require a student to classify different type of object in the environment and analyze their classification schemes? Which intelligence is she trying to promote in the students? ठीक है, एक टीचर है जो खुद से पूछ रही है कि मैं ऐसे कैसे अनुभव प्रदान कर सकती हूँ जिसमें बच्चे को एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप की जो वस्तुएं हैं यानी कि जितने भी मटेरियल हैं उनको क्लासिफाई करने में और उनको एनालाइज करने में जो जो मतलब वर्गीकरण में जो जो चीज़ों की आवश्यकता हो वो अवेलेबल कर पाऊँ। वो छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भाषाई बुद्धिमत्ता यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं एक इंसान के अंदर सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस हो, सारी बुद्धि हो सकती है लेकिन कोई एक इंटेलिजेंस ऐसा होता है जो उसके ऊपर हावी होता है। जैसे कई लोग सिंगर होते हैं, कई लोग बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, कई लोग नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कई लोग बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा जैसे जिमनास्टिक बन जाते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं। तो हर किसी के अंदर एक प्रॉपर इंटेलिजेंस होता है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, भाषाई बुद्धिमत्ता। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है जो आपके जितने भी नेता वगैरह होते हैं ना, कवि होते हैं, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज यूज करना जिसमें सामने वाला सिर्फ आपको सुनता रहे, द अदर पर्सन कैन ओनली बी ए लिसनर, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यहाँ इस स्टेटमेंट में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है जिसमें क्या करते हैं, इंसान खुद के बारे में जानने की, दूसरों को जो है उसको रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है खुद को रीड करना, मतलब खुद की चीज़ों को लेके एनालाइज करना, मुझे पसंद है तो क्यों है, मैं क्या ऐसा करूं। और इंटरपर्सनल होता है दूसरे को रीड करने की कोशिश करना कि उसको क्या चीज़ प्रोवाइड करें, क्या ऐसा करें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर इंटरपर्सनल एंड द अदर वन इज इंट्रापर्सनल। एक होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये होती है आपकी डांसर्स वगैरह में। जो डांसर्स होते हैं उनके अंदर होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर मूव करती है। जितने भी आपके रनर्स होते हैं, जिमनास्ट होते हैं, इन सब के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। यहाँ क्या होगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्यों,
एक टीचर खुद से पूछ रही है, क्या पूछा, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ, मैं ऐसे कैसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करूं जिसमें छात्रों को पर्यावरण, क्या आया, नेचर, और यहाँ क्या है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने, यानी कि जो नेचर है उसमें अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है उनको क्लासिफाई करना और उनके वर्गीकरण की जो स्कीम है उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ क्या होगा आपका नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड होता है, नेचर से, ठीक है, कि आप नेचर को लेके कितना ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने कितनी बुद्धि बताई थी, 8 बुद्धि बताई थी। एक ये हो गई इंट्रापर्सनल, एक होती है इंटरपर्सनल, एक होती है इंट्रापर्सनल, एक होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक, नेचुरल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे इंटेलिजेंस हैं जो इन्होंने बताए थे। एक मैथमेटिक इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट इज हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। महारत हासिल करने के जो लक्ष्य होते हैं उनको निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल होते हैं ना, ये हमेशा इंटरनली मोटिवेशन होता है, यानी कि आप इंटरनली जब किसी चीज को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं देन ओनली यू कैन अचीव द मास्टरी ऑन एनी सब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। मतलब जो मास्टरी गोल्स जो होते हैं जो हम अपनी लाइफ में डिसाइड करते हैं वो कैसे हमारा मोटिवेशन और जो एबिलिटी है यानी कि जो योग्यता है उसका जो व्यूज है उसको कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं। इट ऑफन इम्प्लाइज एनहेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। ये योग्यता का जो स्थिर दृष्टिकोण है, स्थिर कभी भी नहीं होता। जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा मूविंग होते हैं, यानी कि वृद्धिशील होते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं होंगे। अगर ये स्थिर हो गए तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, वैसे ही गलत हो गया। इट ऑफन एम्प्लाइज एनहेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि ये क्या है, योग्यता का स्थिर दृष्टिकोण जो है उसमें बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, ये सही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, लेकिन ये गलत है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। दृष्टिकोण जो मास्टरी ओरिएंटेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, आपका देखने का जो नजरिया होता है ना और जो इंटरनली मोटिवेशन होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बहुत वाइड होता है। आप चीजों को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, ये कभी भी बाहरी अभिप्रेरणा नहीं, इसमें कभी भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता। जो परफॉर्मेंस बेस्ड गोल होते हैं ना, परफॉर्मेंस कैसा होता है आपका, बाहरी अभिप्रेरणा, जबकि मास्टरी कैसा होता है आपका, इंट्रिंसिक, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो मोटिवेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर परफॉर्मेंस अचीव्ड कोई भी गोल आए, ठीक है, परफॉर्मेंस गोल अगर आए तो वो कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक। परफॉर्मेंस मतलब आप क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आए, क्यों, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे तो आपके जो टीचर है वो आपको मॉनिटर बना देंगे। सो दिस इज योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा, कि भाई मैं अगर ये अचीव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कई लोग होते हैं जिनको नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो जो नॉवेल्स हैं वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, तो उसमें उनको किसी को दिखाना नहीं है, दे जस्ट इंटरनली मोटिवेटेड, तो वो क्या होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अक्सर योग्यता का जो वृद्धिशील दृष्टिकोण है उसमें बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये क्यों नहीं है, ये भी वृद्धिशील दृष्टिकोण था, लेकिन यहाँ क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। आई रिपीट, जो मास्टरी गोल होता है ये हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। दूसरा जो परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट इज रमा इज अ टीचर हु इज इम्प्लीमेंटिंग वाइगोत्स्की थ्योरी इन अ क्लासरूम। रमा क्या है, एक टीचर है जो वाइगोत्स्की की थ्योरी को अपनी क्लास में क्या कर रही है, लागू कर रही है। शी असाइंस हर स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप्स। वो उसने क्या किया, बच्चों को ग्रुप में एक काम असाइन किया टू कंप्लीट अ चैलेंजिंग टास्क, जिससे एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो कंप्लीट हो सके। उस टास्क के दौरान एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है समझने में की कॉन्सेप्ट को, ठीक है। किसी भी चीज का एक की वर्ड होता है या की कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रमा टू हेल्प द स्टूडेंट, क्या है जो एक इफेक्टिव वे हो सकता है जिससे रमा जो है वो बच्चों की मदद कर पाए।
प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन। मतलब वो क्या करे, सीधे बच्चों को जो प्रॉब्लम है उसका आंसर बता दे, जैसे बच्चे जो है वो मूव ऑन करें। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसमें क्या होगा, बच्चा क्रैमिंग करेगा, बच्चा रटना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए बच्चा किसी क्वेश्चन पे स्टक हो रहा है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट उसको आंसर बता दें जिससे वो रटना चालू कर दे चीज़ों को? नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम और ऑन हर ओन। ये ठीक है, लेकिन इतना वाइगोत्स्की की थ्योरी के रिस्पेक्ट में ये सही नहीं है कि बच्चे जो है उसको खुद को, मतलब हम मोटिवेट करें कि वो खुद से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी नहीं है। असाइन ए डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज बेटर सुटेड टू हर एबिलिटीज। बच्चे को कोई और टास्क दे दो जो उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाए। नहीं, ये भी गलत है। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट। जो बच्चा है, छात्र जो है, उसके साथ उस प्रॉब्लम पे काम करो, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस। बच्चे को क्या करो, टाइम टाइम पे मार्गदर्शन देते रहो, फीडबैक देते रहो एज नीडेड, जहां उसको जरूरत हो। वाइल इन्वॉल्विंग द अदर ग्रुप मेंबर्स। दूसरे ग्रुप मेंबर्स को भी इंक्लूड करके। तो ये जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मतलब क्या करना है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, उन्होंने कुछ टर्म दी थी। एक था एमकेओ, एक था स्कैफोल्डिंग और एक था आपका जेडपीडी, ठीक है। एमकेओ क्या होता है, एमकेओ होता है जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। मतलब इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो किया था वो था सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा चीजों को लेके वो सीखता है। एमकेओ कौन होता है, जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, बच्चे को जब आप शुरुआती मदद देते हो, लेट सपोज बच्चा यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को लेके स्टक है, आपने बच्चे को यहाँ पे मदद दी, उसकी हेल्प कर दी, उससे क्या होगा, बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएगा। तो ये शुरुआती मदद क्या थी, पाड़ या ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग। लेकिन बच्चा जो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचा, और ये जो बीच का गैप है इसे हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, ये गलत है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। समस्या को खुद हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, दैट कैन बी ट्रू बट नॉट इन द रिस्पेक्ट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। एक अलग काम सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, नहीं। बच्चे के साथ समस्या पे काम करें, यानी कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे, उसको ध्यान में रख के उसको थोड़ी थोड़ी ग्रुप्स में, मतलब छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसकी हेल्प करें, और ग्रुप के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, टीचर शुड एनकरेज डिबेट, डिस्कशन, कोलैबोरेशन अमॉन्ग द स्टूडेंट बिकॉज नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। यहाँ पे बोला है कि जो टीचर है उसको डिबेट को एनकरेज करना चाहिए, डिस्कशन से एनकरेज करने चाहिए, और कोलैबोरेशन, यानी कि जो बच्चे हैं उनके बीच में हेल्दी बहस हो, हेल्दी चर्चा हो, एक दूसरे को सपोर्ट करके वो आगे बढ़े। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव, क्योंकि जो नॉलेज प्रोड्यूस करता है बच्चा, जब डिबेट करेगा तो खुद की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, जब आपस में डिस्कशन होगा तो खुद की नॉलेज बनेगी। ये एक इनएक्टिव प्रोसेस होती है। नहीं, जब बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो वो इनएक्टिव कैसे हुआ, वो तो एक एक्टिव प्रोसेस हुई। एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। और जो सामूहिक गतिविधि होती है उसमें जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है वो बाधित होता है। नहीं, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है या जो ग्रुप पीयर लर्निंग होती है या ग्रुप लर्निंग होती है, उसमें लोग, बच्चे जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, ना कि उनकी जो लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को कुछ कुछ ग्रुप बना दिए, ठीक है, अब उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हिंड्रेंस कहाँ हुई, मीनिंगफुल लर्निंग तो बल्कि और ज्यादा प्रमोट हो रही है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि सारे बच्चे क्या है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ जिसका जो करेक्ट आंसर है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बिल्कुल करेक्ट है कि टीचर को डिबेट, डिस्कशन और कोलैबोरेशन जो है वो बच्चे के अंदर एनकरेज करने चाहिए। लेकिन ये गलत है कि नॉलेज प्रोडक्शन जो है वो इनएक्टिव प्रोसेस है। नॉलेज प्रोडक्शन ही अपने आप में एक एक्टिव प्रोसेस है। कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है तो वो इनएक्टिव कैसे हुई, दैट इज ऑलवेज एक्टिव। एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज नॉट हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये क्या हुआ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Change the stability in emotions, personality and social relationship together constitute। जो चेंज होता है भावनाओं में, व्यक्तित्व में और सामाजिक संबंधों में, ये जो परिवर्तन होते हैं और स्थिरता होती है वो किस विकास में शामिल है,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास। इस पे किसने काम किया था? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, किन्होंने काम किया था? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जिसमें आप विकास की कुछ कुछ अवस्थाएं डिसाइड करते हैं और हर स्टेज पे बच्चा धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने संज्ञान का विकास करता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है जिसमें आपके इमोशंस आते हैं। ठीक है, मैकडूगल ने इस पे काम भी किया है, उन्होंने 14 संवेग भी बताए थे, दैट इज योर भावनात्मक विकास। एक होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी जो होती है, आप सामने बहुत हंस के रह सकते हो लेकिन अंदर से आप बहुत परेशान हो, सो दिस इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट होता है साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है, बच्चे की पर्सनैलिटी भी आती है, उसके इमोशंस जो आते हैं वो भी है, सोशल रिलेशनशिप भी है, ये साथ में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। लेकिन इनमें टाइम टाइम पे चेंज भी होता है और टाइम टाइम पे इनमें एक स्टेबिलिटी भी आती है। तो भावनाओं, व्यक्तित्व और जो सामाजिक संबंध हैं उनमें परिवर्तन और स्थिरता जो होती है वो किस विकास में शामिल होती है? दैट इज योर मनोसामाजिक विकास। इस पे किसने काम किया था? एरिक एरिक्सन। ठीक है, किसने काम किया था इस पे? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, वापस देख लीजिए, चेंज एंड स्टेबिलिटी, यानी कि परिवर्तन भी हो रहा है और स्थिरता भी है। किसमें? इमोशंस में, पर्सनैलिटी में, सोशल रिलेशनशिप में, ये साथ में किसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? मनोसामाजिक विकास में। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरली रिस्पॉन्सिबल टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों का जो अलग समूह है, विविध समूह जो है, उसको पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यानी कि बच्चों का जो अलग अलग ग्रुप जो होता है उसको पूरा करने के लिए कल्चरली कौन सा मेथड है जिससे हम बच्चे को अच्छे तरीके से, मतलब सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके प्रॉपर तरीके से टीचिंग कराएं? सुविचारित, अनुकूलित, डिफरेंशिएटेड और स्टैंडर्डाइज। एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है ना, मानकीकृत, वो हमेशा गलत होता है। क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि आप स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो कहीं भी यूज नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से होते हैं? जो हम बोर्ड एग्जाम देते हैं, जो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, जिसमें एक जैसा पेपर सारे बच्चों पे एप्लीकेबल होता है। अगर इसमें मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, वो किसी और चीज में इंटेलिजेंट है, लेकिन वो फेल हो जाएगा, ठीक है, और हम उसको क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये होते हैं आपके स्टैंडर्ड टेस्ट। और यहाँ क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, ठीक है, टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। बच्चों का अलग अलग ग्रुप है। मान लीजिए कोई क्लास है, इसमें ये ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट है, ये मॉडरेट है, ये बिलो मॉडरेट है, ये बिल्कुल ही वैसे बच्चे हैं, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब ये सारे क्या है, अलग अलग ग्रुप हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको कल्चरली टीच करना है, मतलब प्रॉपर तरीके से इनको पढ़ाना है। तो आप इंटेंशनली पढ़ा सकते हैं, क्लास में आप इंटेंशनली जाएं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, मुझे इस तरीके से बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है। अडेप्टिव लर्निंग हो सकती है कि किस तरीके से बच्चे जो है वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएं। डिफरेंशिएटेड लर्निंग हो सकती है कि इस ग्रुप को आपने कोई और काम दे दिया, इस ग्रुप को कोई और काम दिया, इसको कोई और काम दिया। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज लर्निंग होती है और ना ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो कभी भी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग का पार्ट होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। Next is school should function within frameworks which assesses the finished product and learning outcomes. स्कूल जो है उनको उसी ढांचे के अंदर काम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, ठीक है, यानी कि जो लर्निंग आउटकम होता है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनका आकलन कर सकें। बिकॉज लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हिरार्कियल, क्योंकि जो अधिगम होता है वो कैसा होता है, अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक, ठीक है। लर्निंग जो होती है ना उसका एक प्रॉपर हिरार्की होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है, क्या है। तो स्कूल को कभी भी उस ढांचे के अंदर काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे आप बच्चे का लर्निंग आउटकम दे सको और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं यानी कि परिणामों का आकलन कर सके। नहीं, अगर आप
किसी चीज में, अगर आप किसी भी चीज में किसी भी रिजल्ट को बांध देंगे तो उसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा, लर्निंग जो होती है वो टाइटली सीक्वेंशियल नहीं होती है। लर्निंग हायरार्कियल हो सकती है कि पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा, तो दैट कैन बी इंटर रिलेटेड, बट टाइटली सीक्वेंशियल और हायरार्कियल नहीं होती है। तो ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। क्यों? क्योंकि स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स, एक फ्रेमवर्क के अंदर कभी भी स्कूल काम नहीं कर सकता, ठीक है। विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स, जब आप इन दो चीजों को लेके चलते हैं तो आपके रिजल्ट जो है या बच्चे को जो पढ़ाने का तरीका है वो कभी भी इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। Next is question number 14. According to Lev Vygotsky, what is the relationship between language and thought? दो साइंटिस्ट है जिस पे इन्होंने काम किया था, एक लेव वाइगोत्स्की है और एक है जीन पियाजे, ठीक है। इन दोनों ने ही इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी थी। लैंग्वेज डजंट शेप थॉट, थॉट शेप लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या कहा था कि जो लैंग्वेज है और थॉट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ही सेड कि जो लैंग्वेज होती है ना और जो सोच होती है वो कॉम्प्लेक्सली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो भाषा होती है और जो विकास होता है, विचार होते हैं, वो विकास की जटिल प्रोसेस होती हैं। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। क्लियर? जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या कहा था कि पहले बच्चे के अंदर विचार आते हैं और विचार जो है वो भाषा को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, यानी कि पहले बच्चे के अंदर भाषा बनती है और भाषा जो है वो बच्चे के विचार को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने अपनी थ्योरी में एक लाइन भी बोली थी कि बच्चा जो होता है वो खुद से इंटरनल स्पीच करता है, मतलब खुद से बात करता है। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उनको वो एक सीरीज में अरेंज करने के लिए खुद से बात करता है। तो इन्होंने क्या बोला, भाषा पहले आती है विचार बाद में। जीन पियाजे ने क्या बोला, पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट। भाषा विचार को आकार नहीं देती, गलत, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि भाषा जो है वो विचार को आकार देती है, विचार भाषा को आकार देते हैं। ये थ्योरी किसकी थी, जीन पियाजे, ठीक है। विचार और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड, ठीक है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। क्राइटेरिया, referenced assessment includes mastery of specific topics. Norm, reference assessment compares performance to that of peers. Formative assessment, determining what the student can do before and after the class. Summative assessment involves paper pencil test as well as detailed accounts of non-written behavior. अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि करेक्टली जो है वो इनमें से कौन सा मैच्ड है। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट यानी कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। विशिष्ट विषय की महारत हासिल है। मास्टरी जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ना, या मास्टरी वर्ड जहाँ पे भी होगा वो हमेशा कैसा होता है, इंटरनली मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे कभी भी मानदंड यानी कि स्टैंडर्ड या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कैसा होगा, हमेशा फ्लेक्सिबल असेसमेंट, यहाँ पे सारे बच्चों को ध्यान में रखा जाए। तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरा है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, बिल्कुल सही बात है। जो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है वो क्या करता है, सारे बच्चों को कंपैरिजन में लाता है, मतलब प्रदर्शन जो है बच्चों का उसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन में ये निर्धारित करना कि छात्र पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है, क्लियर। इसमें क्या करते हैं, बच्चों को टाइम टाइम पे फीडबैक दिया जाता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये होता है लर्निंग फॉर असेसमेंट, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, कि पहले बच्चे को ये मालूम किया जाता है कि उसको क्या क्या आता है और हम उस बच्चे को और क्या पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है लर्निंग फॉर असेसमेंट, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये होता है समेटिव असेसमेंट, ये होता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, यानी कि बच्चे ने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसके बाद उसका आकलन करना कि उसको कितना आता है।
योगात्मक मूल्यांकन इस पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, इसके साथ गैर लिखित व्यवहार जो है उसके विस्तृत विवरण शामिल है। ना तो योगात्मक मूल्यांकन में ऐसा कुछ होता है, ना रचनात्मक मूल्यांकन में ऐसा कुछ होता है, ना मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में विशिष्ट विषयों की महारत हासिल होती है। मानदंड कौन से होते हैं? जिनमें आप बच्चे को एक प्रॉपर एक सिलेबस देते हैं, ठीक है, तो वो होता है मानदंड। यहाँ है मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक होता है कि कुछ हम नॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि इन चीजों को ध्यान में रख के ये चीज बनेगी, तो साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। हर चीज के कुछ मानक मानदंड होते हैं ना, कि आप इन चीजों को जो है इन नॉर्म्स को ध्यान में रख के ही ये कर सकते हो। कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी आउटलेट होता है, कुछ नॉर्म्स को ध्यान में रख के ही खुलता है, तो उसमें क्या होता है? कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। Which of the following hinders the participation of students with the visual impairment in the classroom? निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं उनको कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप, टैक्टाइल मॉडल ऑफ ग्राफिक एंड मटेरियल। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको क्लास में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसमें क्या चीज़ है जो उनके लिए एक हिंड्रेंस होगी? इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये तो सही है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली लिखी हुई है लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन में, वो तो सही है, ठीक है। दूसरा, मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक और नोट्स होते हैं, जो नॉर्मल हमारी टेक्स्ट बुक आती हैं राजस्थान बोर्ड की या जो भी बोर्ड है आपका, तो उसको कभी भी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा नहीं पढ़ सकता। उभरी हुई रेखा और मानचित्र, बिल्कुल सही बात है। कोई कई बार क्या होता है, कील वगैरह से ऐसे उभरे हुए अल्फाबेट्स होते हैं या कुछ ड्राइंग होती है, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए सही है। ग्राफिक सामग्री को अगर बच्चा टच करके देख रहा है, यानी कि जो टैक्टाइल मॉडल होता है वो भी बच्चों के लिए होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स। Which method did Lawrence Kohlberg use to study moral development of children? कौन सा मेथड है लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए जिसको यूज किया था? ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग कौन थे? ही इज द फादर ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो है बच्चों के अंदर नैतिक विकास को स्टडी करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, posing moral dilemmas to children and analyzing response, conducting observation of children during play, experimental method। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। नहीं, उन्होंने कोई मात्रात्मक शोध विधि नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था? बच्चों को हिंज की थ्योरी सुनाई थी। हिंज ने क्या किया? अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी की। फिर उन्होंने बच्चों से जानने की कोशिश की कि कौन बच्चा उनके फेवर में बोलता है और कौन उनके अगेंस्ट में बोलता है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन मोरली क्या सोचता है और कौन मोरली अलग सोचता है। तो यहाँ पे बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं उन्होंने रखी। नैतिक दुविधा में क्या होगा? बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या सही डिसीजन लें। क्यों? क्योंकि कई बच्चों के अकॉर्डिंग दुकान में चोरी करना सही था, अगर वो नहीं करते तो उनकी वाइफ मर जाती। लेकिन कई बच्चों के लिए वो दुकान में चोरी करना गलत था। क्यों? क्योंकि अब उनको क्या होगा? जेल हो जाएगी। और अनुक्रियाएं जो होती है उनकी समालोचना करना। बच्चा जो भी रिस्पॉन्स देखा, आपने बच्चे को कोई ऐसी स्टोरी सुनाई जिसमें बच्चा जो है वो नैतिक दुविधा में गया, अब बच्चा क्या करेगा? उस चीज को क्रिटिकली सोचेगा, चीजों को एनालाइज करेगा। फिर जो बच्चा रिस्पॉन्स देगा उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा मोरली क्या सोचता है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रायोगिक विधि, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, डिस्कवरी, मीनिंगलेस, रूट, रिसेप्टिव। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है उसका मतलब ही यही होता है कि बच्चा चीजों को खुद से अर्थपूर्ण अधिगम करे, खुद से डिस्कवर करे, खुद से चीजों को एनालाइज करे, खुद से ऑब्जर्व करे। ठीक है, मीनिंगलेस तो हो ही नहीं सकता। मीनिंगलेस लर्निंग कैसे होगी? रूट मेमोराइजेशन होता है जिसमें बच्चा चीजों को सिर्फ रटना चालू कर देता है। रिसेप्टिव होता है जिसमें बच्चा सिर्फ एक पैसिव लिसनर बन के बैठा है, चीजों को सिर्फ अपने दिमाग में घुसाता जा रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है, यानी कि रचनावादी। तो यहाँ क्या होगा? खोज आधारित। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके अंदर क्या है? डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया जो होता है वो एक लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो कई टाइप के होते हैं। डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, अफेजिया, डिस्फेजिया।
तो यहाँ पे डिसलेक्सिया जो होता है इसमें बच्चे को पढ़ने जो है उसमें दिक्कत आती है, बच्चे के फोनेटिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते, वो लक्स को क्या पढ़ेगा, लुक्स, ठीक है, बच्चा डॉग को क्या पढ़ेगा, गॉड। तो ये जो होता है वो फोनेटिक्स इसके क्लियर नहीं होते। तो पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, by providing higher grade level reading text, by giving long and complex passages through association method of conditioning। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है, जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं उनको आप कैसे पढ़ा सकते हो, जो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है उसके थ्रू इनको पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, बच्चे के जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, उसको जो स्वर है उसका ज्ञान नहीं होता है। तो जब आप बच्चे को सिस्टमेटिक तरीके से फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे तो वो क्या है, प्रॉपर तरीके से चीजों को लर्न करना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल सही है। हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, बच्चे को जो फोनेटिकली बोलना ही नहीं आता है तो आप उसको हाई लेवल की रीडिंग बुक देकर क्या करोगे, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेज, आप कितना भी बच्चे को लॉन्ग पैसेज दो, कितना भी कॉम्प्लेक्स चीजें दो, जब उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो वो क्या करेगा। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, अनुकूलन मेथड जो होता है वो आपका पावलोव की थ्योरी में आता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट सेट। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसका सिद्धांत यह बताता है कि बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इस पे जो काम किया था ना, दैट वाज बीएफ स्किनर। जो बीएफ स्किनर है उन्होंने पुनर्वलन थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को लेके बात की थी, ठीक है। तो ये जीन पियाजे नहीं थे जो इस थ्योरी से रिलेटेड थे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कंसेप्ट शुड बी टॉट इन सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं, कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमेशा एक रूल होता है कि बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाओ, मूर्त से अमूर्त, साधारण से जटिल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चे को पहले से जो आता है उसकी नॉलेज को एनालाइज करो, फिर उस नॉलेज से कनेक्ट करके उसको नई नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने दो। करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसको ध्यान में रख के ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि जो करिकुलम है बच्चे का, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के एज ग्रुप को ध्यान में रख के बनाओ कि तीसरी क्लास के बच्चे के लिए करिकुलम क्या होना चाहिए, फोर्थ क्लास के लिए क्या हो, 10th के लिए क्या हो, और बच्चे की जो स्टेज है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शिक्षण का बल होता है, यानी कि जो फोकस ऑफ टीचिंग है, यानी कि आप किस पर्पज से बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो एक्टिविटी का आउटकम होना चाहिए इंस्टीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। बच्चे के सोचने पे ज्यादा बेस्ड होना चाहिए वो, ठीक है, ना कि रिजल्ट पर। कोई भी चीज आउटकम पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई भी चीज थ्योरी पे बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चा किस तरीके से चीजों को सोच सकता है, ठीक है। और जीन पियाजे की तो थ्योरी ही यही थी कि बच्चा जो है वो कैसा होता है, नन्हा वैज्ञानिक, ही इज ए स्मॉल साइंटिस्ट। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चे को आप एक एक्सपोजर दीजिए तो बच्चा अपने तरीके से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। You are a teacher who wants to help your student develop metacognitive skill। मतलब आप एक ऐसे टीचर हैं जो बच्चे के अंदर क्या विकसित करना चाहते हैं, परसंज्ञानात्मक कौशल। Which of the following strategies most likely to foster this type of thinking। तो कौन सी ऐसी रणनीति है जो इस प्रकार का जो विचार है, मतलब जो मेटाकॉग्निशन थिंकिंग है, उसको बढ़ाने में मदद कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, जस्ट ए सेकेंड गाइस, गिविंग स्टूडेंट मार्क्स इंस्टीड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन दियर परफॉर्मेंस। बच्चा जो है उसको उसकी परफॉर्मेंस पे गुणात्मक प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। मतलब आप बच्चे को ये नहीं बता रहे हो कि उसकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है या उसके क्वालिटेटिव फीडबैक कैसा है, आप बल्कि बच्चे को क्या बता रहे हो, नंबर बता रहे हो कि आपके 10 में से कितने नंबर हैं, 9 नंबर हैं। ये गलत है। आप बच्चे को क्वालिटी फीडबैक दीजिए कि बच्चा जो है वो किस तरीके से अपनी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। बच्चा जो है उसको अपनी ही खुद की थिंकिंग जो है, यानी कि खुद के सीखने के तरीके और खुद की जो सोचने की प्रोसेस है उस पर विचार करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है। जो मेटाकॉग्निशन स्किल है ना, उस पे ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ड होती है। आई जस्ट होप कि आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पता है, जिसमें उन्होंने एक पिरामिड दिया था जिसमें ज्ञान आता है, समझ आती है, फिर अप्लाई आता है, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, ये सारे डोमेन उसमें आते हैं, ठीक है।
मेटाकॉग्निशन एक जो वर्ड होता है ना, अगर इसकी मैं सिंपल वर्ड की बात करूं, ये कुछ नहीं है, अपनी खुद की जो सोच होती है ना उसके बारे में सोचना, मतलब आपकी खुद की जो थिंकिंग है, देन द पर्सन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ओन्स थिंकिंग, मतलब खुद की थिंकिंग को लेके ही जब आप सोचने लग जाते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करूँ, मैं कैसे इस चीज को समझूं, तो यही क्या होता है आपका मेटाकॉग्निशन। ठीक है। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, बच्चे को रटाना नहीं है, जिसमें आप बच्चे को नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हो उसके असाइनमेंट के लिए, नहीं। गृह कार्य सौंपना, जिसमें याद रखना और याद करने की आवश्यकता होती है, ये भी रोट मेमोराइजेशन है, जिसमें आप बच्चे को क्या कर रहे हो, चीजों को लर्न करने के लिए आप बच्चे को होमवर्क दे रहे हो, ये गलत है। गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टीड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, ये भी गलत है कि बच्चे को गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय अंक प्रदान करना बिल्कुल गलत होता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है कि जो बच्चा है उसको खुद की सोच जो है, खुद की लर्निंग प्रोसेस और खुद की थिंकिंग प्रोसेस पे एनालाइज करने के लिए प्रमोट करना। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। आई रिपीट, मेटाकॉग्निशन का मतलब ही यही होता है कि खुद की जो थिंकिंग है उसको लेके ही सोचना, मतलब आप किस तरीके से चीजें सीख सकते हो उसको एनालाइज करना, आप कैसे चीजों को लेके ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे चीजों को एनालाइज कर सकते हो, कैसे चीजों को सोच सकते हो, तो उस प्रोसेस पे विचार करने को ही क्या करते हैं हम, मेटाकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म जो होता है दैट इज ऑल्सो ए लर्निंग डिसऑर्डर। ऑटिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, बच्चा खुद में ही लीन रहता है, बच्चे को शूलेस बांधनी नहीं आती है, एक ही एक्टिविटी को वो बार बार रिपीट करता रहेगा जस्ट टू इरिटेट यू, बोलना नहीं आता है, खाना नहीं आता है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, स्वलीनता वाले सभी बच्चों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ऑटिज्म इज ए न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जो ऑटिज्म होता है वो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ऑटिज्म इज कॉज्ड सोलली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव्ड विद एज। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो जो ऑटिज्म होता है ना उनके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल नहीं होती है, तो ये क्या हुआ, गलत, कि सभी ऑटिस्टिक पीपल में कम से कम एक एक्सेप्शनल स्किल होती है, ऐसा नहीं होता है। ऑटिज्म जो है उसे क्योर किया जा सकता है और एज के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है, नहीं। ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं वो कई बार इनक्योरेबल होते हैं। ऑटिज्म इज कॉज सोलली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल बाय जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें कौन से फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि हेरिडिटी डिजीज होती है। ऑटिज्म इज में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, जो ऑटिज्म है वो क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अ की कम्युनलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्की's थ्योरी, मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो जीन पियाजे हैं और जो लेव वाइगोस्की हैं उनकी थ्योरी में क्या चीज है जो कॉमन है। दियर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, इस पे तो इनका कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं। जीन पियाजे ने क्या बोला था कि जो विकास थॉट होता है, थॉट क्या करता है, लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने। थॉट लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, जो लैंग्वेज होती है वो थॉट को फैसिलिटेट करती है। तो इस दोनों पे तो इनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, बच्चे का जो विकास है उसमें चरण जैसी प्रगति पे ध्यान, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास को लेके कोई भी प्रोग्रेशन नहीं बताया था। उन्होंने क्या बोला था, आप बच्चे को जितना ज़्यादा एक्सपोजर दोगे, बच्चा जितना ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा चीज़ें सीखता है। जबकि जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ये एक चीज थी जो दोनों थ्योरीज में कॉमन थी कि बच्चा जो होता है वो खुद की एजुकेशन जो है उसमें खुद से इन्वॉल्व होता है और खुद ही अपने आप को उसमें एंगेज करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, नहीं, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कल्चर को लेके अपनी थ्योरी में कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया है, जबकि जो वाइगोत्स्की हैं उनकी होल थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड है, सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है, उन्होंने कल्चर वर्ड जो है उसी पे अपनी पूरी थ्योरी लिखी है, जबकि जीन पियाजे ने कल्चर को लेके कोई भी बात नहीं की है। तो यहाँ क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, अपनी खुद की लर्निंग में बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट होती है इस पे दोनों ने सिमिलर बात बोली है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। सेम जीन पियाजे ने कहा था, उन्होंने कहा था बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, अपना ज्ञान खुद से बनाता है।
टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है। जो टीचर होता है उसको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्नर्स के बीच में, ठीक है, हर चीज़ के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे के बीच में होता है, और वो टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए, बच्चे की जो भी नीड है उसके हिसाब से अपनी टीचिंग जो है उसको चेंज करते रहना चाहिए, जिससे सभी जो बच्चे हैं उनकी नीड को आप कैटर कर सकें। कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क, इंटरेक्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग ए क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कोलैबोरेशन होता है, यानी कि एक दूसरे से जो कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ग्रुप वर्क होता है, इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि उसको प्रमोट करना चाहिए जब डाइवर्स लर्नर जो है उनकी एक क्लास को आप पढ़ा रहे हो। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो क्या कहती है, बच्चा किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से हो, बच्चे का कुछ भी फीडबैक हो, बच्चा किसी भी हिस्ट्री से आए, आपको क्या करना है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देके उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। टीचर को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप रिस्पेक्ट दीजिए। बच्चों के बीच में कोई बच्चा अमीर घर से आता है, कोई छोटे घर से आता है, कोई स्लम एरिया से आता है, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो सबको ध्यान में रख के हमें सारे बच्चों की नीड को ध्यान में रख के उनको उस तरीके से टीच करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज 25। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्न। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों के द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। ठीक है, मतलब कौन सी लर्निंग स्ट्रेटेजी है जो ये इन्वॉल्व करती है कि चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स, मतलब बच्चा जो है वो दूसरे को पढ़ा रहा है जो भी उसने अभी तक पढ़ा है। कंडीशन लर्निंग, रोट लर्निंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हैं, दिस इज योर रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि एक टाइप से कोलैबोरेटिव टीचिंग, जिसमें आपने जो भी आपको नॉलेज आती है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, आप दूसरे बच्चे को वो ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं। कंडीशन लर्निंग क्या होती है, जिसमें पावलोव ने काम किया है, थॉर्नडाइक ने काम किया है, जहाँ पे अनुबंधन स्थापित किया जाता है। रूट लर्निंग इज नथिंग एल्स, जब आप चीजों को रटना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपोजिटरी टीचिंग, जिसमें टीचर जो है वो पोडियम पे खड़े हो जाते हैं और एक बच्चे जो हैं वो पैसिव लर्नर बन के बस चीजों को सुनते रहते हैं। जबकि रेसिप्रोकल टीचिंग जो होती है उसमें क्या होता है, पारस्परिक शिक्षण होता है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ा जाता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। In Asian culture, which stress social harmony, expression of anger are discouraged and shame is encouraged because emotions are subjective and do not play any role in learning. ठीक है, जो एशियाई संस्कृति होती है, यानी कि जो एशियन कल्चर है, वो क्या करते हैं, सोशल हार्मोनिक यानी कि सामाजिक सद्भावना पे क्या करते हैं, जोर देते हैं, जिसमें एंगर यानी कि क्रोध जो है वो एक्सप्रेशन जो है उसको तो डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, और जो शर्म होती है उसको क्या करते हैं, एंकरेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव, मतलब हर इंसान का इमोशन अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है और उनका अधिगम में कोई भी रोल नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो है वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं लेकिन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। मान लीजिए आपका घर पे किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, अब आपको गुस्सा भी आ रहा है एट ए टाइम बहुत तेज और आप परेशान भी हो, तो ऐसे में आप लर्निंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली फिट नहीं हो। तो इमोशन जो है उन्होंने क्या किया, लर्निंग में आपके हिंड्रेंस पैदा किया। ठीक है, मान लीजिए आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा, अगर मान लीजिए आप ओवर एक्साइटेड हो किसी चीज को लेके, बहुत खुश हो, तो भी आप नहीं पढ़ सकते। ये तो क्या हुआ, गलत हो गया। तो आर तो क्या है, फॉल्स है, ये सही ये सही। अब दूसरा देखते हैं कि जो एशियन कल्चर है वहां पे जो सोशल हार्मोनी है यानी कि सामाजिक सद्भावना पे जोर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो सब जानते हैं। वहां पे गुस्से का जो एक्सप्रेशन है उसको तो डिस्करेज किया जाता है, ये एक नॉर्मल चीज भी है कि गुस्सा जो है वो हर जगह दबाया जाता है और जो शर्म है उसको क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। सो ए इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज 27। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जीन पियाजे के हिसाब से बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट से कैसे अलग होते हैं। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स वाइल एडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे जो होते हैं वो कुछ चीज़ों के लिए एडल्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि एडल्ट जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन। एडल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। ऐसा भी नहीं होता है।
चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है ना वो क्वालिटेटिवली यानी कि क्वालिटी जो होती है क्वालिटी वाइज वो अलग होती है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। बच्चा जो है वो चीज़ों को अपने तरीके से देखता है, उसके सोचने का नज़रिया बहुत अलग है, जबकि बड़े जो होते हैं उनके सोचने का नज़रिया बहुत अलग होता है। हम मेच्योरली चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा चीज़ों को नहीं समझ सकता। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली कभी भी थिंकिंग अलग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे के अंदर दिमाग ज़्यादा होता है, बड़े इंसान के अंदर दिमाग कम होता है। तो यहाँ क्या है कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो क्वालिटेटिवली एक अडल्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। कौन सा क्वेश्चन है जो एनालिटिकल थिंकिंग जो है उसको प्रमोट करता है। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। कैपिटल सिटी कोई भी बता देगा दिल्ली है, तो ये तो हट गया। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ये कोई भी बता देगा 28 स्टेट्स, ये क्या है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, ये भी नहीं होगा। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये भी कोई भी बता देगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये क्या है, ये भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, क्रैमिंग वाले होते हैं, यानी कि रट के जवाब देने वाले। लेकिन व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, जो इंडिया में जनसंख्या वृद्धि है उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये क्या है, एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को ये प्रमोट करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को लेके सोचोगे, चीज़ों को एनालाइज करोगे कि ऐसा अगर हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इंक्लूसिव क्लासरूम्स, जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स होते हैं उसमें सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी बच्चे को इस चीज़ को लेके पुश नहीं कर सकते या फोर्स नहीं कर सकते कि वो सेम दर से, मतलब सेम रेट से और सेम टाइम पे सारी चीज़ें सीख जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा ये है ए, ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है ये एक बार में चीज़ों को ग्रेस्प कर ले, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा ये है, तो ये तो नहीं ना कि वो सेम वेलोसिटी के साथ या सेम रेट के साथ जैसे ए ने सीखा वैसे ये सीख जाए, तो ये तो गलत हो गया। इंक्लूसिव क्लासरूम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, नहीं, ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है, यहाँ तक सही है, जो बच्चों की नीड्स जो है उसको भी कैटर करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्पेशल चिल्ड्रन नहीं। स्पेशल चिल्ड्रन के साथ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, स्पेशल बच्चे भी होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी होते हैं, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन लेंगे। आर मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल सही बात है। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है ना उसमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, यानी कि IEP होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हर बच्चे की जो नीड है उसको कैटर करने के लिए हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस या डिफरेंशिएटेड प्रोग्राम्स जो है उनको रन करते हैं, जिसमें हर बच्चे की नीड को आप अपने दिमाग में रख सको। एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चे के बीच में हमको डिफरेंसेस नहीं हटाने हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर, हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, जिससे वो उदाहरण और गैर उदाहरण जो है उन पे आराम से डिस्कशन कर सके। तो ये तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, करना चाहिए। टीचर जितना ज़्यादा बच्चे को एक्सपोजर देगा, बच्चा उतना ज़्यादा चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करके लर्न करने की कोशिश करेगा। क्यों, A constructive way of dealing with misconception in children is to provide counter example. क्योंकि जो बच्चे में गलत धारणाएं होती हैं उनसे निपटने का जो रचनात्मक तरीका है वो उसका काउंटर अपोजिट मतलब विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे, ये बात बिल्कुल सही है कि जो टीचर है उसको बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप बहुत सारे वो दीजिए, बहुत सारे अवसर दीजिए। ठीक है, जिससे बच्चा क्या करे, किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू या नॉन एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेगा, ऑब्जर्व करेगा चीज़ें। मान लीजिए आपको बच्चे को कुछ भी समझाना है, आप उस चीज़ को सोलर जो है उसके थ्रू एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। ठीक है, जो 9 ग्रह होते हैं उनके थ्रू समझा दीजिए। ठीक है, आपको बच्चे को अर्थक्वेक समझाना है तो आपने किसी और चीज़ का एग्जाम्पल दे दिया, तो आप बच्चे को गैर उदाहरण या उदाहरण कैसे भी समझा सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा,
बच्चों में क्या होता है, कुछ नेव थ्योरी होती है, यानी कि बच्चे के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उनको उस चीज से बच्चों से डील करना इतना इजी नहीं होता है। मान लीजिए बच्चे ने कहीं पे भी पानी का कलर रेड देख लिया या फिर ब्राउन देख लिया, तो बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग में उस थ्योरी को फिट कर देगा कि पानी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, और वो इजीली उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसके अपोजिट एग्जाम्पल उसको देना होता है। जैसे ही आपने पानी में कोई कलर डाला तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा ये रेड कलर ऐसे भी हो सकता है। फिर आपने पानी में ब्राउन कलर डाल दिया तो वो समझ जाएगा अच्छा तो ब्राउन भी हो गया। फिर आपने ब्लैक डाल दिया, तो उस केस में क्या होता है, बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे ये एक रचनात्मक तरीका है जिससे आप बच्चे के जो मिसकंसेप्शन है उनको काउंटर एग्जाम्पल देके बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको इतना यहाँ तक समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।